हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एक फिजिक्स का न्यू टॉपिक्स के बारे में। ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण जो चैप्टर है उसी के बारे में बात करेंगे। उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, उसी से रिलेटेड आज की क्लास में हम लोग मुख्य रूप से बात करने वाले हैं, ताकि आपके एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो टोटली क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सके, ठीक ना। तो उसी से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग थ्योरी को देखेंगे, किस तरह से थ्योरी से प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, है ना। तो थ्योरी से रिलेटेड जैसे ही मेरा काम समाप्त होगा तो उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल में इन करेंगे। तो न्यूमेरिकल बनाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को एक बार आप लोग अच्छे से शेयर कर दीजिए और लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि डेली इस चैनल पर न्यू वीडियो अपलोड होता है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता हो सकती है आपको स्टडी करने में, ठीक है। कोई भी कंसेप्ट अगर आपका थोड़ा सा मिस कर रहा हो तो आप वीडियो देख करके उसको क्लियर कर सकते हैं, है ना। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा ये सारी बातें, है ना। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा क्लास की ओर चलते हैं। तो क्लास में हम लोग को आज क्या पढ़ना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मीन्स न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम जानने से पहले हम लोग यानी कि ग्रेविटेशन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्या, गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण की अगर बात करें हम लोग, तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण एक कमजोर बल है, यानी कि क्षीण मौलिक जिसको बल कहता है, क्षीण मौलिक काफ़ी कम मात्रा में लगता है। वो क्या होता है कि ब्रह्मांड में हर एक पिंड या हर एक कण के बीच क्या होता है, एक बल लगता है। उसी को कहते हैं हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। उनके ब्रह्मांड में जो हर एक पिंड है उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, उसी द्रव्यमान के कारण जो बल लग रहा है ना, मुख्य रूप से उसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल ही कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आई होप कि आपको गुरुत्वाकर्षण बल समझ में आया होगा, ठीक ना। अब हमने यहाँ कुछ टर्म लिखा है, तो इसको समझने से पहले हमको कुछ थोड़ा सा फिगर्स देखना पड़ेगा, ताकि हम लोग फिगर से अच्छे से समझ पाते हैं, है ना, अच्छे से रिलेट कर पाएंगे डिफिनेशन को। ताकि फिगर क्या होता है, फिगर माइंड में एक अच्छे तरीके से अपना स्पेस बना लेता है और लंबे समय तक वो क्या कर रहा है, हमें रिमेंबर रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फिगर की सहायता लीजिए, ठीक। तो बात करेंगे हम लोग कि हमने अभी बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो ब्रह्मांड में वो एक प्रकार का कमजोर बल है। सबसे पहला ये देना, वो एक प्रकार, अगर आपको लिखने के लिए आ जाए गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, तो क्या लिखना है कि गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर बल है या क्षीण मौलिक बल जिसको बोला जाता है, ठीक ना। ये क्या होता है, ब्रह्मांड में हर एक कण या पार्टिकल, है ना, या पिंड के बीच, उनके बीच के द्रव्यमान के कारण लगता है, उनके बीच के द्रव्यमान के कारण लगता है। मान लीजिए आप, माना एक पिंड ये है, इसका द्रव्यमान m1 है, ठीक। मान लीजिए इसको अर्थ मान लीजिए, है ना। और एक पिंड ये है मून मान लीजिए इसको, और इसका द्रव्यमान कितना है, m2 है। दो पिंड मान लीजिए, क्योंकि यहाँ बोला है कि उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो द्रव्यमान के कारण लग रहा है। तो इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है। और इनके बीच का कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगा भैया, इनके बीच का डिस्टेंस r है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दो पिंड लिया हमने, पिंड 1 में m द्रव्यमान वाला, पिंड 2 में m2 द्रव्यमान वाला, ठीक। और इनके बीच का डिस्टेंस r लिया हमने, ठीक। अब न्यूटन साहब ने क्या कहा उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। तो अब इसी को क्या कहा कि हमने यहाँ जो लिखा है अब इसको रिलेट करते हैं इससे, ठीक। दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का द्रव्यमान m1 तथा m2 है। दो अलग अलग द्रव्यमान का पिंड है और दोनों का द्रव्यमान m1 एंड m2 है। इतना क्लियर में आ गया यहाँ तक, ठीक। उसके बाद तथा एक दूसरे से r दूरी पर है, तथा एक दूसरे से r डिस्टेंस मीन्स r डिस्टेंस पर एक दूसरे से स्थित है, ठीक। तो उनके बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब क्या बोल रहा है, दो चीज़ तो हमने समझ लिया कि दो पिंड होगा जिसका द्रव्यमान m1 तथा m2 होगा, क्लियर। और दोनों पिंड का बीच का डिस्टेंस r होगा, यहाँ तक क्लियर है। उनके बीच लगने वाला जो बल है, उनके बीच लगने वाला फोर्स है, इन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो क्या होगा, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। यानी अगर लिखना चाहे हम लोग यहाँ से, अगर एक यहाँ से देखना चाहें, बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। द्रव्यमान के गुणनफल मीन्स m1 इंटू m2, ये हो गया इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान का गुणनफल के समानुपाती, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स के। ये हो गया क्या, रिलेशन, यही निकल गया आपका रिलेशन नंबर 1। कुछ नहीं कर रहे, बस इसको हमने जो पढ़ा उसी को हमने लिखा है। बल के उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। बल क्या होता है, उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। बल मीन्स फोर्स, और फोर्स उसके द्रव्यमान m1 एंड m2, पिंड का द्रव्यमान था m1 इंटू m2 को हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या निकल गया मेरा, वो जो रिलेशन आ गया एक f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, ठीक। यहाँ तक क्लियर है, होता है। तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान दीजिएगा, उनके बीच के, इन दोनों पिंडों के बीच का जो दूरी है r, इनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम लोग लिखना चाहिए, अगर वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जैसे करेंगे 1/r का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर,
आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा, है ना, क्योंकि हमने बारीकी से सारे टर्म को क्लियर किया है। और एक बार हम क्लियर कर रहे हैं कि दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का द्रव्यमान m1 इंटू m2 है। दो पिंड है और दोनों पिंड का द्रव्यमान कितना है, m1 इंटू m2 है। ठीक, उसके बाद बता रहा है न्यूटन साहब कि एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, एक दोनों पिंड एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। आपको बस ये माइंड में रखना है कि दो पिंड है, एक पिंड का द्रव्यमान m1 है और दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 है। ठीक, और बीच का जो डिस्टेंस होगा ये दोनों पिंडों के वो होगा कितना, r डिस्टेंस होगा। ठीक, इतना तो क्लियर है, इतना में फिगर बन जाएगा आपका। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट टर्म की बात क्या कहा है इसने, तो उनके बीच लगने वाला बल जो होगा उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा। तो ये दोनों पिंड जो स्थित है r डिस्टेंस पर, इन दोनों पिंडों के बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वो इसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा। मीन्स एक पिंड का द्रव्यमान m1, दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2, इन दोनों पिंडों के बीच के गुणनफल के समानुपाती होगा फोर्स, बल, इनके बीच जो बल लग रहा है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट टर्म का रहता था उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा इनके बीच, इन दोनों द्रव्यमान के बीच का दूरी r है, इनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मीन्स व्युत्क्रमानुपाती मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, और समानुपाती मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक ना। ठीक, जैसे अगर आपको b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको बोला जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन्स समानुपाती, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c। बट अगर यहीं पर इसको लिखा जाए इस तरह से, b इस तरह से, तो b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू c। इस तरह के टर्म अगर आपको मिले, इसको बोलना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको बोलना है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, c। मीन्स यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि अगर c का वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो b का वैल्यू घटेगा। इनवर्सली मतलब ये रिलेशन आता है, अगर c का वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं तो b का वैल्यू घटेगा, अगर c की वैल्यू को घटा रहे हैं तो b का वैल्यू बढ़ेगा, अगर c की वैल्यू को घटा रहे हैं तो b का वैल्यू बढ़ेगा। बट यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में ये केस नहीं आता है। अगर b का वैल्यू को हम इंक्रीज कर रहे हैं, मान लीजिए b का वैल्यू को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो c का वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक, अगर b का वैल्यू हम लोग डिक्रीज करेंगे तो c का वैल्यू भी डिक्रीज होगा। यही रिलेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो आई होप कि आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे थोड़ा सा। बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ कंफ्यूजन होता है कि भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में क्या अंतर है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू में क्या अंतर है, तो उसको हमने आज क्लियर किया। ठीक, तो यहाँ से हमको दो इक्वेशन मिला, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, दो पिंडों का द्रव्यमान का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोल रहा है। उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, इनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बोल रहा है। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, एक जगह इसको लिखेंगे। इतना आप लोग देख लिए, ठीक ना। चलिए थोड़ा सा रफ करते हैं हम, है ना। तो इन दोनों इक्वेशन को जैसे ही हम लोग एक जगह करेंगे अगर, तो यहाँ से आता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 है, दोनों पिंडों के द्रव्यमान है m1 इंटू m2। क्या करना है, इन दोनों को एक जगह लाना है, ठीक ना, अपॉन r स्क्वायर दिए। ठीक, कोई आपको पता चल रहा होगा कि भैया आप एक ही में m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर कर दिए, तो यहाँ से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी को हम लोग यहाँ से डिफाइन करें, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, या तो कोई क्लियर दिक्कत नहीं। ठीक, उसके बाद f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ये दोनों आप बोलेगा कि भैया दोनों टर्म तो आपका सेटिफाइज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं ये। ठीक, तो इसी को थोड़ा सा हम लोग और रफ करेंगे, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। इतना है। आपको पता होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जाता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट छोड़ के जाता है, तो यहाँ जो कांस्टेंट छोड़ के गया है वो g छोड़ के गया है। क्या, g छोड़ के गया है, g इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। ये आ गया आपका फॉर्मूला, f बराबर g m1 इंटू m2 बाय r स्क्वायर। इसी फॉर्मूला का यूज़ करना है जब भी आपको दो पिंड का द्रव्यमान दे दिया हो, उनके बीच का डिस्टेंस दे दिया हो, तो आपको इस फॉर्मूला को लगा करके उसका बीच का फोर्स निकाल देना है। क्लियर है, इस फॉर्मूला को आपको स्टार कर लेना है। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। बट बातें अब यहाँ नहीं रुक रही है, बातें और भी लंबे टर्म तक जा रही है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हाई हो रहा है, तो काफ़ी अंदर से आपका क्वेश्चन आ रहा है। ठीक ना। अब क्या करेंगे, एफ इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 आर स्क्वायर। अब भैया बोलिएगा कि जी को क्या बोलते हैं, तो जी को बोलते हैं हम लोग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी कि यूनिवर्सल कांस्टेंट जिसको बोला जाता है, इसी को बोला जाता है ना। जी को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। आप लोग काफ़ी अच्छे से नोट्स बनाइएगा, है ना, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिएगा तो आप तो ये लिख के नहीं ना आइएगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू दिया हुआ होगा। तो इसका जो वैल्यू सबसे पहले जो दिया था वो दिया था हेनरी कैवेंडिश ने। किसने इसका वैल्यू का जो खोज किया था वो किसने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने। इसका खोज किसने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने, है ना,
हेनरी कैवेंडिश ने इसका खोज किया था, इसका वैल्यू का। ठीक, जी का वैल्यू इतना हो सकता है, ठीक ना। तो जी का वैल्यू कितना होगा, जी का वैल्यू होगा 6.67। यहाँ से दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, 6.67 इंटू 10⁻11, 6.67 इंटू 10⁻11। इसका हम लोग मात्रक भी देखेंगे अभी तुरंत, बट इसका जो सिर्फ वैल्यू दिया था, वैल्यू और इसका मात्रक भी हेनरी कैवेंडिश ने ही दिया था, उसको अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे थोड़ा मात्रक को, ठीक ना। जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11। क्लियर है, इतना याद रखना है। जब भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू आपको याद रहना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाइएगा। क्योंकि आपको किताब वाला 3 चीज़ दे देगा, m1 का वैल्यू दे देगा, m2 का वैल्यू दे देगा, क्योंकि 2 पिंड का द्रव्यमान दे देगा, उनके बीच का जो डिस्टेंस r है वो डिस्टेंस दे देगा। ठीक, तब बोलेगा आपको फोर्स निकाले, तो आपको g का वैल्यू याद रखना पड़ेगा। तो g का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11। अब इसका क्या पूछा जाता है, इसका डायमेंशन पूछा जाता है, इसका फॉर्मूला पूछा जाता है, किसका, इसी जी का। अब सारा खेला जो ग्रेविटेशन में होने लगा है, ग्रेविटेशन से अब जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं, सारा क्वेश्चन में अब जी का ही खेला हो रहा है। यानी कि अगर आपका जी कंप्लीट है तो आप ग्रेविटेशन को हिला दीजिएगा, आप ग्रेविटेशन से 1% छोड़ के नहीं आइएगा। तो उसी को आज कंप्लीट करेंगे। आई होप कि यहाँ तक टोटली समझ में आया होगा आपको, और अच्छे से आप क्या कीजिए, इसको नोट्स कीजिए। उसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा इसका डायमेंशन थोड़ा सा बताते हैं, ठीक ना। तो आइए देखते हैं हम लोग अब थोड़ा सा क्या डायमेंशन देखेंगे इसका और फॉर्मूला को देखेंगे, ठीक ना, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको डायमेंशन निकालना भी सिखाएंगे भी इसके फॉर्मूला की सहायता से, क्योंकि इसका याद रखना काफ़ी मुश्किल है, उतना बड़ा याद नहीं रह सकता है। तो आप कैलकुलेट करके आपको अगर F इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2/r² अगर याद है आपको, यानी आपको फॉर्मूला अगर याद है, तो आप फॉर्मूला से इसका डायमेंशन तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको पता होगा कि इसका जो वैल्यू दिया था, इसका वैल्यू हम और एक बार लिखते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का वैल्यू कितना होता है, तो आपको हम बताना है, ठीक ना। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 ये होता है। इसको अब अच्छे से स्टार बॉक्स में रख लीजिएगा, इसका काफ़ी काम आने वाला है ना। तो उसके बाद हम लोग अब देखेंगे क्या, इसका थोड़ा सा फॉर्मूला देखेंगे हम लोग। फॉर्मूला क्या था उसका, F इक्वल टू जी m1 m2/r²। ये इसका यानी कि फॉर्मूला था, ठीक ना। अब यहाँ से हमें ये फॉर्मूला तो पता है, जी का वैल्यू पता है, 2 पिंड का द्रव्यमान देगा, r डिस्टेंस देगा, आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है, ठीक। बट यहाँ बात यहाँ नहीं रुकती है, बात यहाँ तक आ जाती है कि अगर आपको पूछ दे इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू, यानी कि आपको अगर फॉर्मूला पूछ दे, यानी पूछेगा ग्रेविटेशन कांस्टेंट कितना होगा, ठीक ना, तो इसका आपको निकालना बहुत कम पड़ेगा, बट आपको इसका क्या करना पड़ेगा, डायमेंशन पूछता है। तो डायमेंशन की ओर जाएंगे हम लोग। तो यहाँ से आपको देख रहा होगा कि ये टोटली ऊपर में गुना है, और ये तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, इसको क्रॉस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा जी m1 इंटू m2 इक्वल टू F/r²। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं किया बट क्रॉस किया है। आपको इतना मैथ्स आता होगा, ठीक ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए है, इसका r² को f से गुना किया और इधर से 1 से, ठीक। वैल्यू किसका निकालना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, उसको सेपरेट छोड़ दीजिए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को सेपरेट छोड़े, F इक्वल टू F/r² अपॉन m1 इंटू m2। कोई दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। जी बराबर लिखेंगे F/r²। F मीन्स फोर्स, फोर्स को किसमें, न्यूटन में मापते हैं। न्यूटन के लिए क्या लिखते हैं, 1 न्यूटन अगर लिखा रहे तो वहाँ क्या लिखते हैं, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना लिखते हैं 1 न्यूटन के लिए, तो वही लिखते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, इंटू यहाँ दिया है इंटू r²। r² है मीन्स रेडियस, रेडियस को हम लोग किसमें, मीटर में मापते हैं, ठीक ना। जैसे लेंथ ही हो या लेंथ ही हुआ एक प्रकार का, तो उसको हम लोग किस में मापते हैं, मीटर में। तो r का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन m1 एक पिंड का द्रव्यमान है, आपको पता होगा, और m2 दूसरे पिंड का द्रव्यमान है। किसी भी पिंड का द्रव्यमान हो मापेंगे केजी में ही ना, तो m1 का द्रव्यमान केजी और m2 का द्रव्यमान भी केजी, केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर, ठीक। तो लिख सकते हैं केजी इंटू केजी। आ गया इतना। अब यहाँ देख रहे कुछ कट रहा है टर्म, जैसे इस केजी को इससे कैंसिल करेंगे, ये केजी चल गया, तो जी इक्वल टू टोटली आ जाएगा आपका क्या, इस केजी को ऊपर लेके चल जाइए आप, प्रति केजी हो जाएगा। मीटर, यहाँ देखिए मीटर है, मीटर इंटू मीटर का स्क्वायर, तो मीटर का क्यूब हो जाएगा, पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इसको थोड़ा फ्रेश में लिखेंगे अभी। तो जी का जो आपका वैल्यू आया है, जी का के प्रति केजी मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर, प्रति केजी मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया इसका वैल्यू, ठीक ना। इसको याद रखना है, अगर आपको लगाना ही है तो जी का वैल्यू में इसको, तो इतना आप लगा सकते हैं, प्रति केजी मीटर क्यूब सेकेंड स्क्वायर। देखिए किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करके इसका हम लोग
फॉर्मूला तक पहुंच सकते हैं, ठीक ना। और आपको पता होगा कि हमने जब डायमेंशन पढ़ा रहा था तो वहाँ हमने बताया था कि मास, अगर आपको मास को हम लोग इसमें केजी मापते हैं, इसके लिए लिखते हैं क्या, डायमेंशन के लिए एम, जिसको हम लोग एक बक्से में बंद रखते हैं, ठीक। उसके बाद अगर बात करें हम लेंथ की, मीटर में एम, इसको हम लोग किस में, लेंथ को एल में रखते हैं, ठीक। अगर बात करें टाइम की, सेकेंड, इसके लिए हम लोग लिखते हैं टी, यानी एम एल टी को हमने बताया था, थोड़ा सा याद रखना है इसको, ठीक है ना। एम एल टी को याद रखना है तो आपका डायमेंशन भी अच्छे से बन जाएगा। ये काफ़ी खतरनाक डायमेंशन, अगर ये पूछ जाता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या होते हैं इसको नहीं बना पाते हैं, तो आप इसको छोड़िएगा नहीं, क्योंकि आपको हमने कंसेप्ट दिया है कि आप किस तरह से इसका डायमेंशन तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिख देना है, F=G(m1 × m2 r²। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, याद रखना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, G(m1 × m2 fr² हो जाएगा, G = हो जाएगा fr²/m1 × m2, G = हो जाएगा F क्या है, F फोर्स है, फोर्स का न्यूटन होता है, न्यूटन क्या होता है kg मीटर/सेकंड² होता है, और r² क्या है, रेडियस है, रेडियस को मीटर मापते हैं, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा kg मीटर/सेकंड² × मीटर² अपॉन m1 एक पिंड का द्रव्यमान था, m2 दूसरे पिंड का द्रव्यमान था, मीन्स kg × kg करेंगे तो kg² हो जाएगा, एक kg से ऊपर वाला kg कट जाएगा, ये नीचे वाला kg ऊपर जाएगा प्रति kg, और मीटर × मीटर का स्क्वायर, मीटर³ बचा हुआ है, ठीक। तो इसको हमने लिखा है प्रति kg मीटर³/सेकंड²। अब इसका डायमेंशन किस तरह लिखेंगे आप लोग ही बताइए। ये kg है, kg के लिए हमने क्या लिखा है, kg मास मीन्स m लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे m, ऊपर में कुछ दिख रहा है -1, तो -1 बैठाना है, मीटर³ मीन्स लेंथ को हम लोग मीटर में मापते हैं, इसके लिए लिखते हैं l का क्यूब है, टाइम को सेकंड में मापते हैं तो t लिखते हैं इसको लिए, t m-1 l³ t-2, ये हो गया इसका डायमेंशन, ठीक। अगर आपको पूछ दे कि जो ये है यानी कि गुरुत्वाकर्षण है ना, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो सदिश है या अदिश है ना, वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी, तो आपको याद रखना है कि यह एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, यह एक हम यहाँ लिख देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि। वीडियो को अच्छे से आप लोग शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास था आज का। आज की क्लास में लोग मुख्य रूप से ये देखना था कि ग्रेविटेशन कहते किसको है, ग्रेविटेशन, न्यूटन का जो ग्रेविटेशन लॉ है उसके बारे में जानना था, उसके बारे में हमने फुल्ली कंसेप्ट दिया आपको। आई होप कि आप कभी नहीं भूलिएगा इसको, है ना। तो इसको एक बार अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि जब भी आपको थोड़ा सा रिमेंबर ना रहे तो एक बार देखने के बाद आपका टोटली क्लियर हो जाए, ठीक ना। तो हम लोग मिलते हैं इसी आशा के साथ नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास बस यही तक।